हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? डियर, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक से दो क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही है। उससे पहले हम देखते हैं। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो डियर, कभी भी अपने आप से भटकना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल से भटकना नहीं चाहिए। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हिम्मत टूट जाती है। लेकिन हमको उस चीज़ को भुला करके सिर्फ अपने एम पे ध्यान देना चाहिए। अपने जुनून, अपने जज्बे को हम पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। मन में एक अंदर से ही एक आवाज़ ऐसी आनी चाहिए कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल उसको बनाया जा सकता है अपनी मेहनत के बल पर। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के हैं, उनका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। जवाब दीजिए डियर गाइस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इनमें कीजिए और अपना से समझिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये वित्त मंत्रालय जो है इसकी योजना पिछली भी देता है और अगली योजना तैयार करके देता है। टोटल अगर जो बात करते हैं कि ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आर्थिक सर्वेक्षण को जारी करता रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है देखेंगे। ऑप्शन है ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। जवाब देंगे डियर गाइस। चलिए, तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है परिवर्तन लागत आरक्षित निधि अनुपात नहीं होता है। भारत के ऋण का एक प्रकार कौन कौन से, मतलब और बाकी सब में जो आ जाएंगे, इसको छोड़ करके ऋण का राशन हो जाएगा, सीधी कार्रवाई भी हो जाएगा, खुले बाजार के कार्यकलाप, ये तीनों इसमें आते हैं। लेकिन परिवर्तन लागत आरक्षित निधि अनुपात इसमें नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, दिया है उत्पादन गुणांक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। ऑप्शन है आभासी लगान, किराया, मजदूरी, अंतरण भुगतान। जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। आभासी लगान। आभासी लगान, और जैसे ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, अपनी भाषा में इसको हम कहेंगे अर्ध किराया। क्या कहेंगे। अर्ध किराया। याद रखेंगे ये अर्ध किराया आभासी लगान को कहते हैं। और आभासी लगान की जैसे बात करते हैं, ये अल्पकाल के लिए होती है, मतलब कम समय के लिए होती है और अस्थायी होती है। ये स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती है। और इसमें जो है ये एक अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है कि ये आगामी आगामी मतलब आने वाला टाइम, और जो कुल परिवर्तन हो रहा है जिस चीज का, जैसे इसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो उसके अंतर को ये एक स्पष्ट करने का काम करती है। क्या। आभासी लगान। ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, दिया है मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं। तो किसके बिना होते हैं देखते हैं। ऑप्शन है एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, एक क्रेता अधिकार। जवाब दीजिए आप। चलिए, इसका सही आंसर की हम बात करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा। एक क्रेता अधिकार। एक क्रेता अधिकार जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। इसके बिना ये काम मूल्य और उत्पाद इसके बिना किया जा सकता है, लेकिन किसके बिना नहीं किया जा सकता। एकाधिकार के बिना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार, ये तीनों इसमें भाग लेते हैं, या इसके बिना ही नहीं किया जा सकता बाजार को एक ढांचा निर्धारण नहीं किया जा सकता बाजार का, ये कहेंगे। ठीक है। और इसमें एकाधिकार ये फिर आता किसके लिए है। तो एकाधिकार की बात करते हैं, ये जब किसी चीज की पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, या अल्पाधिकार में एवं मूल्य में उत्पादन का योगदान इसका जब होता है, ठीक है, ये उसके लिए आता है। किस किसके लिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ये याद रखेंगे। और अल्प अधिकार की जब बात आती है तो तब होगा अल्पाधिकार, जब इनका मूल्य इसमें या इसका उत्पादन का निर्धारण करना होता है, उसके योगदान में इसका महत्व होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिया है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। आपूर्ति में संकुचन, आपूर्ति में विस्तार,
आपूर्ति में बढ़ोतरी, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। जवाब दीजिए आप लोग। चलिए इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। तो ये आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन होता क्या है? तो आपूर्ति का विस्तार पहले समझेंगे। आपूर्ति का विस्तार, आपूर्ति का विस्तार वो होता है जैसे कोई वस्तु की कीमत है। मान लिया कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस वस्तु की कीमत जो 250 रुपये है, जब इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी 250 से 300 हो जाएगा, ये 250 से 300 हो जाएगा, तो इसमें आपूर्ति का विस्तार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपूर्ति का विस्तार कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं आपूर्ति का संकुचन। क्या देखते हैं? संकुचन। तो संकुचन क्या होगा? यही वस्तु है, इस वस्तु का जो प्राइस है, ये वस्तु का प्राइस घट करके कम हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? आपूर्ति का संकुचन। यानी कि संकुचन सिकुड़ना हो जाएगा और विस्तार बढ़ना हो जाएगा। अब कॉमन भाषा में आप समझेंगे तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिया है आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? तो किसे दर्शाती है? ऑप्शन है आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी अंतरण को, आपूर्ति वक्र के वामपंथी अंतरण को, आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को, या फिर आपूर्ति वक्र के अधो प्रवृत्ति को। जवाब दीजिए आप लोग। देखिए समझिए, इकोनॉमिक्स को जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना ही आसान है। बाकी हार्ड लगता है लेकिन इतना होता नहीं है। चलिए इसके सही आंसर की हम बात करेंगे डियर गाइस। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आपूर्ति वक्र के वामपंथी अंतरण को। देखिए हम वक्र को समझते हैं कि वक्र काम कैसे करता है। इसमें ये एक वक्र ले लेते हैं, ठीक है। वक्र की कोई एक क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी कुछ भी ले लेंगे, इधर को क्वांटिटी ले लेते हैं। ये कोई क्वांटिटी मान लीजिए आर है या एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं आप। और ये बढ़ेगी क्वांटिटी इधर की ओर, ठीक। ऊपर की ओर जो बढ़ेगा, एक कोई रेट ले लेते हैं, कोई क्वांटिटी, और इधर ये कोई वस्तु यहाँ पे रख ली, ये वस्तु है समझ लीजिए, और इधर इसका प्राइस रख लिया, ये प्राइस रख लिया। प्राइस को आप डिनोट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी ये जब रखेंगे, देखिए इसके, देखिए ये इधर बढ़ेगी और ये इधर बढ़ेगी। इसमें हम जब बढ़ता है कोई भी वैल्यू लेंगे, वैल्यूएशन किसी भी चीज़ को ले लेंगे, अभी वैल्यूएशन यहाँ बढ़ रही है, ये इसके सामने लेंगे, इसका ऊपर का शिखर लेंगे इस तरीके से। जैसे हम एक दूरी वाला जो रीजनिंग में सवाल करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है पूर्व से चलता है, दक्षिण को चलता है, उत्तर को चलता है, इस तरीके से बस ये समझ लीजिए, ये इस तरीके से है। तो अब जब ये वस्तु की कीमत का हम निर्धारण करेंगे तो इसका वक्र जो यहाँ पे हम इसका कैप्चर करेंगे, इसकी रेटिंग यहाँ नोट करेंगे, बस इतने से आप समझ लीजिएगा, यही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिया है वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जवाब देंगे आप लोग। रगनार फ्रिस्क ने, आई फिशर ने, जेम्स टोबिन ने, या फिर गर्ली ने। आंसर करिए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रगनार फ्रिस्क। रगनार फ्रिस्क ने जो है सबसे पहले माइक्रो और क्या कहा, मैक्रो, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। कब किया था? 1933 में। किसने? रगनार फ्रिस्क ने। और रगनार फ्रिस्क को इसके लिए एक प्रोत्साहन भी दिया गया। 1969 में इनको जो है नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे आप लोग। कब? 1969 में नोबेल मेमोरियल। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? जवाब देंगे आप लोग। राष्ट्रीय आय का, रोजगार, सकल आपूर्ति, उपभोक्ता संतुलन। जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर की हम बात करेंगे डियर, तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। बात किसकी की जा रही थी? सूक्ष्म आर्थिक चर की। तो सूक्ष्म आर्थिक चर मतलब कि एक जो है जितना छोटा सा छोटा हम इकोनॉमिक सर्वे को उठा सकते हैं, उसकी बात की जा रही थी। तो इसमें एक क्या उपभोक्ता संतुलन मतलब एकदम बैलेंस वाली बात। कौन सी? एकदम बैलेंस वाली बात की जा रही है, या जिसके जो संतुलन की बात करता है। बस इतना याद रखेंगे, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया है उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार की होगी। किस प्रकार की होगी? देखेंगे ऑप्शन है पूर्ण बेलोच, लोचदार स्वरूप की, पूर्ण लोचदार, ये सभी। जवाब दीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स में शब्दों का ही खेल है, ठीक है। शब्दों को आपने सही से डिफाइन करना सीख लिया, उनका अर्थ निकालना सीख लिया, इकोनॉमिक्स आपको आसानी से आ जाएगी डियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
लोजदार स्वरूप की। तो देखेंगे लोजदार स्वरूप का मतलब क्या होता है। लोजदार स्वरूप का मतलब को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम किसान। कोई किसान है, इस किसान ने फसल उगाई, फसल उगाने के बाद मंडी ले गया। अब जब मंडी ले गया तो वहाँ जो है ये दे देंगे मंडी वालों को, जब मंडी वालों को दे देते हैं, आरती जिसको बोलते हैं, ठीक, जिसको आरती बोलते हैं। तो आरती उसको लेगा, लेने के बाद जो है वो जब किसी अन्य को देगा, तो अन्य को जो वो वस्तु देगा, कोई भी वस्तु है, कोई फसल है, वो जब वस्तु उसको देगा तो वो ही कहलाएगा आर्थिक लगान अर्जित करना, एक उनका शब्द आ जाएगा। ठीक है, आर्थिक लगान अर्जित करना वहां पर एक शब्द, या इसको अधिशेष भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो है लोजदार स्वरूप इसका हो जाएगा एक आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिया है उत्पादन फलन किसके बीच संबंध। तो किसके बीच संबंध है, उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच, या उत्पादन और आय के बीच, उत्पादन और लाभ, उत्पाद और कीमतें। जवाब देंगे आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन और उत्पादक कारक। ये जो है उत्पादन फलन, उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच अंतर को दर्शाता है। देखिए कैसे दर्शाता है, कोई चीज का उत्पादन हुआ है तो वो उत्पादन हमने देखा नहीं, जब तक हम उसको भौतिक रूप से नहीं देख लेते हैं, भौतिक मतलब सामने से या छू करके उसको नहीं देख लेते हैं, जैसे कि गेहूं का उत्पादन हुआ, हम उसको देखेंगे नहीं किस क्वालिटी का है, तो हमको अंतर कैसे पता चलेगा उसका। रेट का हम लगा, अगर जो लगाएंगे रेट का मतलब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, मतलब उसका मतलब क्वालिटी का नहीं पता चलेगा, तो हम उसके बारे में जानेंगे कैसे। तो उसी अंतर का काम जो करता है उत्पादन फलन कहलाता है। अब बात कहें कि क्या उत्पादन फलन में उत्पादनों एवं उत्पादों की कीमतों का कोई समावेश होता है, तो नहीं, हम कहेंगे नहीं होता है, इसका कोई समावेश नहीं होता है। आंसर आ जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया है अन्य बातें सामने होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा किस कारण से हो सकती है। तो जवाब देंगे उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उस वस्तु की कीमत में गिरावट, उपभोक्ता की आय में गिरावट। जवाब दीजिए। चलिए, तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत में गिरावट। यहाँ जो है एक शब्द दिया गया अन्य बातें समान होने पर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसको समझेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए, ठीक, ये कोई वस्तु है, उस वस्तु की परिस्थिति हम देखेंगे कि क्या होगी। हम कहेंगे कि यहाँ दिया गया कीमत में गिरावट, तो कीमत से गिरावट का मतलब ये क्या, मूल्य ह्रास हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, मूल्य ह्रास नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं जो मांग थी ना वस्तु की, ठीक है, वस्तु की जो मांग थी वो गिर जाएगी। जो कस्टमर मांगते थे किसी वस्तु को, वो उसकी डिमांड घट जाएगी, यही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया है सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखेंगे किसने किया था, लियान बालरस, जे एम केन्स, डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ। जवाब देंगे आप लोग। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियान बालरस। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी तो ऊपर रख दिया आपने, जबकि एक नीचे आता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होता है कभी कभी परीक्षाओं में भी, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपको याद होता है लेकिन आंसर गलत लग जाता है, टिक गलत लग जाता है। तो थोड़ा सा फोकस बनाने के लिए आप ये चीज़ करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ये अच्छा होता है माइंड के लिए भी। चलिए, तो इसकी हम बात करते हैं लियान वालर्स की। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कब किया था पूछ लिया जाए तो 1874 में किया था। कब किया था, 1874 में किया था। और लियान बालरस कहाँ के हैं, तो आप बोल देंगे फ्रांस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो क्या है देखेंगे, कार और टेलीविजन सेट, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण। जवाब देंगे आप लोग। चलिए डियर, तो इसके हम सही आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। क्यों हो जाएगा देखेंगे। देखिए कार और टेलीविजन ये लंबे टाइम तक चलते हैं नहीं, सभी को पता है। पंखा और बिजली की इस्त्री ये चलते हैं ना, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। जैसे गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई, पंखे अब यो थोड़ी है रोज लाएंगे और रोज एक दिन में दो दो तीन तीन ला रहे हैं। या फिर बिजली की जो इस्त्री है, प्रेस जिसको बोलते हैं, वो रोज फुकरिया रोज लेके आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कार और टेलीविजन की, ये तो लंबे टाइम तक चलने चलने वाली है। दूध और दूध उत्पाद, तो इसमें ये क्या होता है
जैसे हलवाई की दुकान पे आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती हैं, वो मिठाइयाँ ऐसा थोड़ी कि रोज बनती है और रोज उनकी बिक जाती है, नहीं। डियर आपको भी पता है कि वो मिठाइयाँ कम से कम एक एक सप्ताह तक रखी रहती है, ताज़ा ताज़ा नहीं होती है। तो इस वजह से इनका अब खाद्य सामग्री जो होती है, गर्मी के दिन में आप मान के चलिएगा, क्या वो जो है रोज ही आप उसको 3-3, 2-4-4 दिन तक रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। रोज ही आपको अच्छी ताज़ी सब्जी लेके आनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक स्थिर माप क्या है? तो क्या है? माध्य, बहुलक, परास, माध्यक। जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य। डियर यहाँ देखेंगे सर्वाधिक स्थिर माप की बात की जा रही है, किसकी? सर्वाधिक स्थिर माप की। तो यहाँ माध्य इसका सही आंसर होगा। बहुलक, परास, माध्यक हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक स्थिर की माप की जब बात आएगी तो माध्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दिया है किसी परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो किसका भाग है? खपत, निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन। बताइए। चलिए इसका डियर सही आंसर की हम बात करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? खपत। खपत से मतलब क्या? देखिए निजी उपयोग की बात की जा रही है, निजी मतलब खुद के प्रयोग करने वाली बात। तो जब मक्खन और घी तैयार किया जाता है, जैसे स्टूडेंट होते हैं, आप लोग सभी हैं, हम हैं, तो हम क्या, जो हमारे घर वाले घी या मक्खन दूध देते हैं, तो वो क्या निजी लेखा निर्माण के लिए देते हैं? नहीं। घरेलू पूंजी जमा हो जाए उसके लिए देते हैं? नहीं। औद्योगिक उत्पादन वो होता है? नहीं। मतलब हम लोग खाएं उसके लिए, तो ये क्या आ जाएगा? खपत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? खपत में। जैसे जो स्टूडेंट बाहर रहकर पढ़ते हैं उनको घी का डब्बा जा रहा है, लड्डू बन के जा रहे हैं, तो ये घरेलू खपत के उसमें आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिया है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, क्या हो? सीमांत उपयोगिता क्या हो? कम हो और कीमत ज्यादा हो, ऐसा हो। सीमांत लागत बराबर हो और कीमत भी बराबर हो। सीमांत उपयोगिता बराबर हो कीमत के। या फिर सीमांत उपयोगिता अधिक हो किससे? कीमत से। ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, इसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी सोचो कि लिखा नहीं और बोल रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता अधिक है किससे? कीमत से। ठीक। तो यहां देखिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, जैसे कोई वस्तु है, अब वो वस्तु व्यापारी कोई बाजार लेके गया, तो जब वो बाजार लेके जाता है, उस वस्तु को कोई भी खरीद रहा है, तो वो वस्तु कब बेचेगा? उसको पता है कि उसने 10 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी। जब वो वस्तु किसी ने उसके 11 रुपए लगा दिए, प्रॉफिट है उसे, उसे प्रॉफिट है, वो सोचेगा चलो बेच दे रहे हैं। लेकिन जब कोई आके उसको डायरेक्टली 15 रुपए दे दे रहा है, तो वो खुश हो जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा। तो सीमांत उपयोगिता अधिक है किससे? कीमत से। यानी कि कीमत तो उसकी डायरेक्टली 10 रुपए थी और उसको प्रॉफिट 11 में भी हो रहा था, लेकिन उसको अतिरिक्त और प्रॉफिट हो जा रहा है 4 रुपए का, यानी कि 15 रुपए में वस्तु बिक जा रही है, तो वो खुश हो जाएगा और खुश होकर के घर जाएगा। यही इसमें मतलब इसका सारा है, कहेंगे अपने शब्दों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दिया है यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी? गिर जाती है, गिरने के बाद बढ़ती है, वही बनी रहती है, या बढ़ जाती है? जवाब देंगे आप लोग। तो डियर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिर जाती है। तो जैसे कोई वस्तु आप खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, इन द सेंस आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, वो सब्जी जो है खराब है, कोई वस्तु खराब है, या आलू खराब है, कोई भी पालक, भिंडी, तोरी, टिंडा, गाजर, आलू, मूली, जो भी, एवरी थिंग। तो जब वो खराब होंगे उस ठेले पे या कहीं भी दुकान पे, तो आप उसको खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। वो आप नहीं खरीदेंगे, उसकी कीमत खुद में खुद गिर जाएगी। आप तो अच्छी सब्जी खरीदेंगे, ठीक है, आप अच्छी सब्जी खरीदेंगे, वो चाहे फेंके या कुछ भी करे, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप तो अच्छा खाएंगे नहीं। बस यही इसमें पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, दिया है यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, ऑप्शन है उच्चतर दर पर बढ़ती है, उसी दर पर गिरती है, निम्नतर दर पर बढ़ती है, या उच्चतर दर पर गिरती है। जवाब देंगे आप लोग। चलिए डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतर दर पर गिरती है। देखिए शब्दों को देखते हैं, यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक सीमांत और एक औसत लागत। तो सीमांत लागत, सीमांत से मतलब यहाँ छोटे से है, इससे छोटे से, जैसे सीमांत किसान होते हैं यानी कि छोटे किसान। और यहाँ औसत लागत,
तो औसत का मतलब होता है किसी चीज़ का आधा, समझ लीजिए आप। ठीक, तो जब कोई चीज़ आधे पे गिरेगी तो वो कितना नीचे जाएगी, वो तेजी से नीचे जाएगी ना, तो वो उच्च दर पर तो गिरेगी, यानी कि उच्चतर दर पर गिरती है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दिया है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। ऑप्शन है असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, या स्वर्ण का मुद्रक टंकण, और लास्ट है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। जवाब देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, ऑप्शन बी। इस स्वर्ण बुलियन मान 5 मात्रकों में से एक है, ये मात्रा की है एक प्रकार के, समझेंगे। ठीक है, इसका जो है एक मौद्रिक प्रणाली इसको मान लिया गया है, ये आर्थिक मूल्य की एक इकाई भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर जरूर कर देंगे। डियर इतना आप करेंगे, दूसरों को शेयर जरूर कर दीजिए, और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र क्या है। कंप्यूटर विज्ञान, समाज विज्ञान, भौतिक विज्ञान, या प्राकृतिक विज्ञान। जवाब देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज विज्ञान। अर्थशास्त्र यहाँ दिया है, तो अर्थशास्त्र का पूछा जाता है कि ये किस शब्द का है, तो ये बोलेंगे यूनानी, या यूनानी शब्द में सबसे पहले इसको प्रयोग किया गया। और एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है, जन्मदाता। आप बोल देंगे एडम स्मिथ। क्या बोल देंगे, एडम स्मिथ। ये था, ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं यहाँ से। डियर ये हो गए आपके टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन बताएंगे आपको कैसा लगा हमारा ये आज का टॉपिक। ठीक है डियर, ऐसे ही सारी वीडियो आप लोग हमारे देखते रहेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।